हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं और हम देखेंगे हिंदी को किस तरीके से आसान बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी है क्या। तो हिंदी मैं बताना चाहूंगा कि यह एक भाषा है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी इसके रूप होते हैं। तो और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा का स्वरूप। अब भाषा का स्वरूप क्या होता है और भाषा के स्वरूप के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है या कौन सी बातें आती हैं। तो सबसे पहले मोस्ट बात है इसकी भाषा की परिभाषा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाषा की परिभाषा। अच्छा, भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, मतलब भाष धातु से उसका निर्माण हुआ है और इसका प्रमुख अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। और प्रत्येक देश की एक अलग भाषा होती है, जैसे हमारे देश की हिंदी एक भाषा है। तो ये तो आपकी भाषा की परिभाषा हो गई। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है और इसका प्रमुख अर्थ वाणी को प्रकट करना होता है। और प्रत्येक देश की एक अलग भाषा होती है, जैसे हमारे देश की हिंदी एक भाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा भाषा की विशेषताएं। अच्छा, भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट विशेषताओं की बात करूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलूं तो भाषा एक प्रतीकात्मक होती है, मतलब कि कोई भी भाषा हो, कहीं की भी हो, उसका एक प्रतीक होगा, क्योंकि बिना प्रतीक के हम पहचान नहीं पाएंगे ये कौन सी भाषा है। जैसे कि हमारे अगर मान के चलो, जैसे ये हमने लिखा सरल, तो सरल में हमारा स र और ल, तो इन दो तीन वर्डों का यूज हुआ है और इनका एक अलग अलग प्रतीक है। तो इससे हम पहचान पा रहे हैं कि ये सरल लिखा है और हम जान पा रहे हैं कि ये हिंदी भाषा है। अगली विशेषता इसकी है कि भाषा हमारी ध्वनिमय होती है। ध्वनिमय मतलब कि जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसकी एक निश्चित ध्वनि होती है, तो तभी तो हम पहचान पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है और कौन सी भाषा बोल रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, भाषा की एक निश्चित ही सीमा होती है, मतलब कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक देश की एक पृथक भाषा होती है। हमारे देश की हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। जब किसी भी देश की कोई निश्चित सीमा होगी तो निश्चित ही भाषा की निश्चित सीमा होगी। तो हमारे देश में हमारे देश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिनमें एक ही भाषा बोली जाती है। अगली विशेषता होती है भाषा का संबंध मनुष्य से होता है, मतलब कोई भी भाषा हो उसका संबंध मनुष्य से होगा। अगली विशेषता है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, मतलब भाषा हमारी समय समय पर थोड़ी बहुत परिवर्तित होती रहती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है भाषा के रूप। अच्छा, भाषा के कौन से रूप होते हैं। तो भाषा के रूपों की अगर बात करें तो इसके मुख्यतः तीन रूप होते हैं। तो पहला रूप होता है आपकी बोलियां। सबसे पहली बात है बोलियां। बोलियों की अगर हम बात करें तो बोलियां होती क्या हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी भाषा होती है उसके शब्दों को जब हम जन समूह या मानो अपने परिवार में या किसी भी तरीके से जब बोलना शुरू कर देते हैं तो वह एक बोली बन जाती है। हमारे देश में लगभग 695 बोलियां बोली जाती हैं। अब अगला इसका पॉइंट है आपकी, वो है परिनिष्ठित भाषा।
अच्छा, परनिष्ठित भाषा, परनिष्ठित भाषा क्या होती है? तो जो मतलब बोलियां होती हैं, और बोलियों को जब हम व्याकरण से परिष्कृत कर देते हैं, मतलब उसका संबंध व्याकरण से कर देते हैं, तो वह एक परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे कि आज से लगभग 200 साल पहले हमारी जो खड़ी बोली है वो एक बोली ही थी, और उसको व्याकरण से जब परिष्कृत कर दिया गया तो वह एक परिनिष्ठित भाषा बन गई। तो अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रभाषा। मतलब ये तीनों पॉइंट हैं भाषा के रूप के। पहला पॉइंट था आपका बोलियां, दूसरा पॉइंट था आपका परिनिष्ठित भाषा, तीसरा पॉइंट था आपकी राष्ट्रभाषा। तो अब हम राष्ट्रभाषा के बारे में बात करें तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? मतलब सीधा सा है कि जो परिनिष्ठित भाषा होती है उसको जब बहुसंख्यक लोग, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बोलना शुरू कर देते हैं या उसका परिचालन या उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो वह एक राष्ट्रभाषा बन जाती है। और वो राष्ट्रभाषा तुम्हारी सामाजिक और राजनीतिक तौर पे बनती है, मतलब उसकी पावर के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक जब बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं तो सामाजिक पावर तो ऐसे ही आ जाती है, बची राजनीतिक पावर की। तो वह जब कोई भी सत्ता होती है या सरकार के माध्यम से या संविधान में कोई ना कोई रूल लागू करके उसको एक मान्यता दे दी जाती है राष्ट्रभाषा की, तो इस तरीके से वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा भाषा के अंग। अच्छा, भाषा के अंग कौन से होते हैं? तो भाषा के अंग भी कई सारे होते हैं, कई सारे मतलब 3 अंग हैं इसके प्रमुख, जिससे हमारी भाषा का निर्माण हुआ है, मतलब इन्हीं से हमारी भाषा तैयार हुई है। तो सबसे प्रमुख पॉइंट है हमारा वर्ड। तो अगर हम बात करें वर्ड के बारे में, वैसे इसके 3 पॉइंट है, वर्ड है, शब्द है, वाक्य है। तो इसके हम प्रमुख पॉइंट की बात कर रहे हैं वर्ड। तो जो हमारा वर्ड है वो भाषा का सबसे छोटा है, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है अगर कोई पूछे तो क्या है? वर्ड है। क्योंकि इसके बारे में हम बात करें जैसे क, च, ट, त, प और आपका अ, ए, ओ, ये सारे और भी वर्ड हैं। तो इन सारे वर्डों को हम देखेंगे कि इनको हम विभाजित नहीं कर सकते, मतलब इनको डिवाइड नहीं कर सकते। क है अपने आप में एक पृथक है, च है अपने आप में पृथक है। तो इस तरीके से जो भी वर्ड होते हैं वो हमारे भाषा के एक अंग हैं, तो जिनको हम पृथक नहीं कर सकते। और अगला इसका प्रमुख वर्ड है वो है आपका शब्द। अच्छा, शब्द क्या होते हैं और शब्दों का निर्माण कैसे होता है? शब्द, हम अगर शब्दों की बात करें तो जो वर्ड होते हैं वर्डों के सार्थक समूह से हमारे शब्द निर्मित होते हैं। जैसे कि हम बात करें क, म प्लस ल, तो मतलब जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कमल। तो यह एक सार्थक समूह है और इसका एक कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे कि बन गया हमारा शब्द कमल। अगर इसी को हम मान के चलो ऐसे कर देते म प्लस क और प्लस ल, तो म क ल, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। तो मतलब ये है कि इसका सार्थक समूह बहुत जरूरी है, मतलब सार्थक क्रम नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा बरगद, व र ग और द, मतलब इसका ये सार्थक समूह है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बरगद। तो ये एक अर्थ निकल रहा है, मतलब बरगद एक पेड़ होता है और ये एक अर्थ निकल रहा है। अगर इसको भी हम निरर्थक कर देंगे, जैसे मान के चलो र ग बद कर दें, तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। तो इसी तरीके से सार्थक क्रम बहुत जरूरी होता है शब्द निर्माण के लिए। अगला पॉइंट है हमारा, बात करते हैं वाक्य। तो अगर हम बात करें कि वाक्य के बारे में, तो वाक्य का निर्माण कैसे होता है? तो जिस तरीके से वर्णों के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है, उसी तरीके से शब्दों का
के माध्यम से वाक्यों का निर्माण होता है। मतलब जो शब्द होते हैं, शब्दों को जब हम एडिट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो उससे हमारे वाक्य बनकर तैयार होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है। जैसे कि हमारा कमल एक शब्द हो गया, फिर कीचड़ एक शब्द हो गया, मैं, खिलता है। इस तरीके से हमने इन सारे के सारे शब्दों को जोड़ा। इन शब्दों को जोड़ने से हमारा एक निश्चित वाक्य तैयार हुआ, जैसे कि कमल कीचड़ में खिलता है। तो इसी तरीके से हम और भी देख लेंगे, और बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही सिंपल है। वाक्य कमल ये वाक्य है, कमल कीचड़ में खिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी की ये समझ में आया होगा और आपको पढ़ के अच्छा भी लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा अगली वीडियो हमारी रहेगी कि जो भाषाएं हैं उनका किस तरीके से निर्माण हुआ है, और कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन सा अपभ्रंश है और कौन सी बोलियां हैं। तो ये अगले वीडियो में मैं रखूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और चलो, थैंक यू दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।